हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लास 2.0। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्ज़ाम एंटीबायोटिक का एक नया सेशन, जिसमें क्वेश्चंस जो है कि लॉन्ग क्वेश्चन करवा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1, एड्स क्या है, इसके लक्षण, रोकथाम बताएं, ये सब करवा रहे थे। तो उसमें से एक HIV की जो संरचना है वो आपको बताया गया, तो उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से आप शुरू करेंगे। तो यहाँ देखिएगा कि HIV की आकृति गोलाकार होती है, गोलाकार है होती है जिसमें लिपिड एवं लिपिड एवं प्रोटीन की परत होती है। HIV की आकृति गोलाकार होती है जिसमें लिपिड एवं प्रोटीन की परत होती है। ठीक है। अब कहा जाता है कि लिपिड की परत से स्पाइक की तरह संरचना जुड़ी होती है। स्पाइक की तरह संरचना जुड़ी होती है जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इन्वेलप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। यानी कि आप देखे होंगे डायग्राम में कि लिपिड और प्रोटीन दो परत होते हैं। तो प्रोटीन भीतर होता है, लिपिड बाहर होता है। तो लिपिड के परत से क्या होता है कि चारों तरफ, यानी HIV विषाणु के चारों तरफ स्पाइक की तरह मतलब कांटेदार संरचना की तरह, यानी कि माचिस की तीली की तरह संरचना जुड़ी होती है। उसी को कहते हैं इन्वेलप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। दूसरी बात यह है कि HIV में दो सिंगल स्ट्रैंडेड SSRNA होते हैं, नेक्स्ट की HIV में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होती है। यानी कि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होती है और दो को क्या होता है SSRNA यानी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है। कहते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के वजह से HIV विषाणु क्या करता है कि RNA से DNA बनाता है। तो RNA से DNA जिस एंजाइम की वजह से बनता है उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम RNA से DNA बना रहा है, तो इस क्रिया को कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा। इसमें से जुड़ी और कुछ बातें हैं उसको भी आप लिख सकते हैं। कहते हैं कि HIV में जो एनवेलप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इसी के वजह से हमारे हेल्पर टी सेल पर आक्रमण करता है। यानी HIV विषाणु हमारे शरीर के हेल्पर टी सेल पर आक्रमण जो है इसी के मदद से करता है, जो एक गांठ की तरह स्पाइक की तरह निकला हुआ होता है। ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से बढ़िया से इसको कवर करते चले जाइए। बस ज़्यादा इसमें कुछ लिखना नहीं है, इतना ही आपको लिखना है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका क्लियर। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 1 में ही एग्जाम एंटीबायोटिक के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 में ही कैंसर भी आपको दिया हुआ है। तो कैंसर भी पढ़िएगा। कैंसर को किस तरह से लिखना जब क्वेश्चंस में आए तो लिखिएगा, यह एक असंक्रामक रोग है, यानी ये संक्रामक नहीं है। या इसको ऐसे हम लिखेंगे, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि कोशिका अनियंत्रित, यानी ऐसे इसको और सिंपल कर देते हैं, अनियंत्रित एवं असामान्य कोशिका विभाजन को कैंसर कहते हैं।
यदि मान लिया जाए कि हमारा जो कोशिका है वो अनकंट्रोल का मतलब हुआ अनियंत्रित, असमान यानी कि एब नॉर्मल, यदि हमारे शरीर का कोई भी कोशिका अनकंट्रोल और एब नॉर्मल क्या करता है, डिवीज़न करता है, तो उसको हम लोग कैंसर कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि कैंसर का जो सिंबल है, संकेत है, वो क्या है, क्रेब है। क्योंकि क्रेब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जूलॉजी में कैंसर कहते हैं। तो कहा जाता है कि क्रेब इसका सिंबल हो गया। दूसरी बात क्या है, कैंसर का जो अध्ययन है, कैंसर एवं कैंसर जीन का जो अध्ययन है उसको ओनकोलॉजी कहते हैं, ओनकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद यहाँ एक लाइन और जानना है, सिंबल हो गया क्रेब, यानी पहले ज़माने में क्रेब इसका सिंबल हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका सिंबल स्कॉर्पियन है। कैंसर का सिंबल क्या है, स्कॉर्पियन है, यानी कि बिच्छू है। कहते हैं स्कॉर्पियन का मतलब होता है कि स्कॉर्पियन क्या करता है कि अपने डंक से यानी पीछे से काटता है। ये पीछे से क्या करता है, ये काटता है। तो स्कॉर्पियन क्या करता है, पीछे से काटता है। इसी वजह से तो कैंसर का ट्यूमर भी क्या करता है, धीरे धीरे फैलते चला जाता है। उसी तरह से इसका सिंबल रखाया स्कॉर्पियन, क्रेब नहीं। अब कहते हैं कि दूसरा जो वर्ड है कैंसर का डिफिनेशन में हम लोग इतना देखेंगे, कैंसर का अध्ययन और कैंसर के जीन का अध्ययन क्या है, ये सब आपको बताया गया, ओनकोलॉजी। अब यहाँ पर एक लाइन लिखना है कि कैंसर मोस्ट ड्रेडफुल रोग है। यानी ड्रेडफुल का मतलब बहुत ही ज़्यादा भयानक, और कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस यानी खतरनाक बीमारी है, रोग है। दूसरा बात यह है कि कैंसर जो है, कैंसर असंक्रामक होता है, यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होती है, असंक्रामक रोग है। यानी कैंसर असंक्रामक, यहाँ पर असंक्रामक का मतलब होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो आपको पढ़ाया गया होगा कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो वहाँ बताए थे कि जो रोग वो संक्रामक होते हैं वो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति को नहीं होता। अगर यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर हमें कैंसर है तो किसी दूसरे व्यक्ति को हमारे पास रहने से, हमारे कांटेक्ट में आने से, साथ खाना खाने से, भोजन करने से उसको कैंसर नहीं होगी, यानी ये छुआछूत की बीमारी नहीं। चलिए ठीक, तो ये सारे पॉइंट कवर कर लीजिए। उसके बाद हम कैंसर में और अभी कंटिन्यू करेंगे, कैंसर ही अभी चल रहा है। तो अब जानेंगे कैंसर के जो है ट्यूमर क्या होते हैं। ट्यूमर को न्यूप्लाज्म कभी कहा जाता है। कैंसर का जो ट्यूमर होता है उसको हम लोग न्यूप्लाज्म भी कहते हैं। तो कहते हैं कि यह एक कोशिकीय गांठ है, ये क्या है, कोशिकीय गांठ। ये कोशिकीय गांठ होती है ना, जो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। ये जो कोशिकीय गांठ है वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है बेंजाइन ट्यूमर और एक होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। तो बेंजाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होती है। बेंजाइन ट्यूमर क्या करता है कि यह उत्पत्ति स्थल पर होता है, यानी कि यह माइग्रेट नहीं करता है, यानी इधर से उधर नहीं जाएगा, माइग्रेट नहीं करता है। इसे नॉन कैंसर ट्यूमर भी कहते हैं। यानी कि यदि आपको इस ट्यूमर अगर यदि आपके शरीर में ये ट्यूमर बना है तो ओरिजिन प्लेस पर ही रहेगा, यानी ओरिजिन साइट पर ही रहेगा, यानी ओरिजिन साइट से अदर साइट पर नहीं जाएगा, जहाँ पर वो बना वही रहेगा अधिक समय तक। और ये माइग्रेट नहीं होता, यानी एक अंग से दूसरे अंग में ये ट्यूमर नहीं जाता है।
इसे नन कैंसर ट्यूमर कहा जाता है, क्योंकि इस स्टेज में लोगों की मृत्यु नहीं होती है, उसे बचाया जा सकता है। इसे फर्स्ट स्टेज कैंसर भी कहते हैं, फर्स्ट स्टेज कैंसर भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर की क्या खासियत है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में बताया जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में। कहते हैं कि यह उत्पत्ति स्थल से दूसरे स्थान या ऊतकों को क्षति ग्रस्त करता है, यानी एक स्थान दूसरे स्थान में ये जाएगा। अब कहते हैं कि इसे कैंसर ट्यूमर कहते हैं, यानी ये कैंसर के लिए इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव होता है कैंसर के लिए। दूसरा चीज़ क्या है कि ये माइग्रेट करता है ना। तो कहते हैं यह मेटास्टेसिस को दर्शाता है। मेटास्टेसिस मतलब होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर जब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर उसको नुकसान पहुंचाता है, तो वैसी स्थिति मेटास्टेटिस कहलाती है। ठीक है, चलिए, तो ये ट्यूमर ऑफ कैंसर हुआ। एक बार इसको रिपीट करते हैं। ट्यूमर को नियोप्लाज्मी कहते हैं। यह एक कोशिकीय गांठ होती है, सेलुलर मास होता है, जो दो तरह के होते हैं, एक बेंगाइन ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं। जो बेंगाइन ट्यूमर होते हैं ये उत्पत्ति स्थल पर ही रहेगा, ये माइग्रेट नहीं होता है, ये नन कैंसर ट्यूमर है। इसे फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर कहते हैं और इसे सेकेंड स्टेज ऑफ कैंसर कहते हैं, स्टेज ऑफ कैंसर कहते हैं। यानी कि इस अवस्था में व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है और इस अवस्था में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। चलिए, ट्यूमर ऑफ कैंसर हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं इसके कार्सिनोजन। कार्सिनोजन हमने कैंसर कारक, कार्सिनोजन देखते हैं। कार्सिनोजन का मतलब हुआ कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक को कैंसर कारक कहते हैं। कैंसर कारक इसका हिंदी हो गया कार्सिनोजन का। कहते हैं कि ये चार तरह के होते हैं। सबसे पहला हो जाता है फिजिकल कार्सिनोजन हो जाता है। फिजिकल कार्सिनोजन में आप देखे होंगे तो जैसे कि गुटखा चबाना, उसके बाद तंबाकू चबाना, गुटखा चबाना, ये सभी फिजिकल कार्सिनोजन है। दूसरा है, अब इस फिजिकल कार्सिनोजन से कौन सी बीमारी होती है? माउथ कैंसर होगा, है ना। अब दूसरा है जिसको कहते हैं केमिकल कार्सिनोजन हो गया। तो जो केमिकल कार्सिनोजन होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? तो केमिकल कार्सिनोजन में औषधि हो सकती है, यानी दवा जिसको कहते हैं, मेडिसिन, इंजेक्शन हो सकता है, उसके बाद हाइड्रोकार्बन होंगे जिसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। टायर को जलाने से, टायर जलने से उत्पन्न होता है हाइड्रोकार्बन, है ना। मेडिसिन हो गया, इंजेक्शन हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। उसके बाद टार हो गया, है ना। ये सभी क्या है? तो एक रासायनिक कार्सिनोजन है जो क्या करता है? बीमारी पैदा करता है। इससे कौन सा कैंसर होता है? तो लंग कैंसर ज़्यादा होता है, लंग कैंसर, क्योंकि केमिकल कार्सिनोजन में निकोटीन भी आते हैं। निकोटीन क्या करता है? तो ये काफ़ी लंग कैंसर के लिए जिम्मेदार है। तंबाकू में, सिगरेट में, ये सब में निकोटीन पाया जाता है। तीसरा है आपका जो है, इसको बोलते हैं रेडिएशन कार्सिनोजन।
रेडिएशन कार्सिनोजन में विकिरण कार्सिनोजन, इसमें आपका क्या होगा, एक्सरे हो जाएगा, उसके बाद यूवी रेज हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट किरणें हो गया, ये सभी रेडिएशन कार्सिनोजन है। तीसरा जिसको हम लोग चौथा जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल कार्सिनोजन, बायोलॉजिकल कार्सिनोजन हो जाएगा। तो बायोलॉजिकल कार्सिनोजन में क्या होंगे, तो जीवाणु होगा, जीवाणु, विषाणु, है ना, उसके बाद कवक, है ना, उसके बाद प्रोटोजोआ, ईटीसी, ये सभी जो है बायोलॉजिकल कार्सिनोजन में आएंगे, और ये जो है रेडिएशन कार्सिनोजन में आएंगे, ये केमिकल में आएंगे, और ये फिजिकल में आएंगे। इन सभी से कैंसर होता है, और ये सारे कैंसर काफ़ी क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं। चलिए, तो अब देखेंगे नेक्स्ट जिसका नाम है चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैंसर के कारक हो गया, कैंसर क्या है, कैंसर के कारक क्या हो गए, कैंसर के ट्यूमर हो गए। अब देखेंगे कार्सिनोजन, कार्सिनोजेनेसिस। शरीर में कैंसर विकसित, शरीर में कार्सिनोजन के कारण कैंसर के विकास या वृद्धि को कार्सिनोजेनेसिस कहते हैं, जेनेसिस कहते हैं, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे कि यह निम्न चरणों में पूरा होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कार्सिनोजेनेसिस क्या है, तो शरीर में कार्सिनोजन के कारण कैंसर के विकास या वृद्धि को कार्सिनोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जब कैंसर के कारक जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया, निकोटीन हो गया या टार हो गया, वो जैसे एंट्री करता है तो हमारी कोशिका में क्या होता है कि जीन होते हैं, है ना, प्रोटोऑन्कोजीन। तो प्रोटोऑन्कोजीन क्या करता है कि जब तक ले प्रोटोऑन्कोजीन एक्टिव रहेगा तब तक ले जो है कि कोई भी कैंसर कारक आपकी कोशिकाओं को प्रभावित नहीं करेगा, अर्थात वो नियंत्रित विभाजन करने नहीं देगा। लेकिन जैसे ही प्रोटोऑन्कोजीन अगर नहीं रहे या प्रोटोऑन्कोजीन निष्क्रिय हो जाएगा तो उस वहाँ पर क्या होगा कि प्रोटोऑन्कोजीन बदल जाएगा ऑन्कोजीन में, और ऑन्कोजीन को कहा जाता है कैंसर जीन। तो ये ऑन्कोजीन क्या करेगा, आपके शरीर में कैंसर की वृद्धि और विकास करेगा, उसी प्रोसेस को बोलेगा कार्सिनोजेनेसिस। चलिए, तो इसमें पहला जो स्टेप है उसका नाम है प्रारंभन यानी इनिशिएशन। दूसरा नाम है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रेशन कहते हैं, है ना। उसके बाद तीसरा हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रारंभन हो गया, प्रोग्रेशन हो गया। उसके बाद अगला हो जाता है इनवेडिंग हो जाता है, इनवेडिंग। तो कहते हैं कि ट्यूमर का क्या होता है कि शुरुआत होना, प्रारंभ, जब शरीर में कोशिकाओं में विभाजन आपका जब शरीर की कोशिकाओं में आपके ये एंट्री करता है कार्सिनोजन तो प्रारंभन हो गया। जब वो ट्यूमर बदल जाता है उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। जब इधर से उधर जाने लगता है उसको बोलते हैं इन्वेडिंग। और डी नंबर में वो क्या हो जाएगा, मेटास्टेसिस। जब ये शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में क्या करेगा, जाने लगेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मेटास्टेसिस। इसको इन्वेसिंग भी बोलते हैं, इन्वेसिव भी बोलते हैं, और इसको प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, और इसको इनिशिएशन बोलते हैं, इनिशिएशन इसको कहा जाता है। तो ये 4 स्टेज में आपका जो है कैंसर का डेवलपमेंट होता है शरीर में। तो इन चारों स्टेज में आपको एक एक करके देखना है। कहते हैं कि कैंसर का ये मान लो कि ये आपका कोशिका है, नॉर्मल कोशिका, ये नॉर्मल सेल हो गया। अब ये क्या करता है कि जब प्रोटोऑन्कोजीन है, प्रोटोऑन्कोजीन रहेगा एक्टिव यानी पॉजिटिव रहेगा, तो उस समय क्या होगा कि आपका जो सेल होगा ये नॉर्मल डिवाइड करेगा। ये क्या हुआ, नॉर्मल डिवाइड किया, है ना। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये आपका नॉर्मल सेल
जैसे ही आपका ये कैंसर सेल रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्या, प्रोटोन को जीन, ओनकोजीन क्या हो गया माइनस, और पॉजिटिव हो जाएगा ओनकोजीन। तो ओनकोजीन जब पॉजिटिव हुआ तो आपके शरीर में क्या होंगे, इस तरह से कोशिका डिवाइड करेगा। अब ये सारे कोशिका जो डिवाइड करेंगे, ये सारे कोशिका जो डिवाइड करेंगे, ये सभी क्या होगा, अनियंत्रित होगा, यानी कि कह सकते हैं एबनॉर्मल अनकंट्रोल मैनर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कैंसर सेल जो होता है, कैंसर सेल अगर मान लिया जाए आपके शरीर में अगर कैंसर का संक्रमण हुआ तो प्रोटोन कोजीन क्या करेगा, इनएक्टिव हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ओनकोजीन, और आपके शरीर की कोशिकाएं विभाजन कैसा करेगी, एबनॉर्मल करेगा। इसी को कैंसर सेल कहते हैं। चलिए, तो ये खत्म हो गया जिसका नाम है कार्सिनोजेनेसिस। अब अगला जिसका नाम होगा कैंसर के प्रकार। कैंसर के प्रकार, तो कैंसर कहते हैं कि सबसे पहले होते हैं कार्सिनोमा। कहते हैं कि इसमें उपकला ऊतक प्रभावित होता है। इसमें उपकला ऊतक प्रभावित होता है। कहा जाता है कैंसर के प्रकार जो होते हैं ये उत्पत्ति स्थल के आधार पर कैंसर का प्रकार है। पहला कार्सिनोमा, एग्जाम्पल इसका हो जाता है लंग कैंसर, एग्जाम्पल हो जाता है इसका स्टमक कैंसर। दूसरा है जिसका नाम है सारकोमा। कहते हैं कि इसमें संयोजी ऊतक प्रभावित होता है, इसमें संयोजी ऊतक प्रभावित होते हैं। एग्जाम्पल देंगे तो ओस्टियोमा यानी कि बोन कैंसर। तीसरा है सार्कोमा के बाद कार्सिनोमा हो गया, उसके बाद सार्कोमा के बाद हो जाएगा मेलानोमा हो जाएगा। तो कहते हैं कि इसमें मेलेनोसाइट कोशिका प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल इसका दे देंगे तो स्किन कैंसर होगा, रहने दीजिए। इसका एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं ल्यूकेमिया का दूसरा नाम है रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर। कहते हैं कि इसमें जो होता है, इसमें WBC की संख्या घट जाती है, क्या होती है, इसमें बढ़ जाती है। WBC की संख्या क्या होगा, इसमें बढ़ जाएगा, जिससे शरीर क्या हो जाएंगे, पीला होने लगेगा। तो ये है आपका ब्लड कैंसर, मेलानोमा, सार्कोमा और कार्सिनोमा। ठीक है, तो ये सभी कैंसर के प्रकार हो गए। चलिए अब देखते कैंसर के लक्षण क्या क्या होंगे। कैंसर के जो सिम्टम्स होंगे वो क्या क्या होंगे। सबसे पहला सिम्टम है घाव जल्दी नहीं भरता, यानी बाउंड जो है जल्दी फील नहीं होगा, यानी बाउंड रिपेयरिंग इसमें जल्दी नहीं होगा, यही सबसे मेन लक्षण माना जाता है। दूसरा है शरीर का वजन घटता है। शरीर का वजन घटता, दिन प्रतिदिन बॉडी वेट यानी कि वेट लेस होगा, दिन प्रतिदिन वेट लेस होते चला जाएगा। तीसरा जिसको कहते हैं हम लोग, तीसरा जो इसके सिम्टम्स है वो है प्रतिरोधी क्षमता घट जाती है। चौथा प्रतिरोधी क्षमता घट जाती है। उसके बाद चौथा होता है इसमें
कि शरीर जो होते हैं पूरी तरह से स्मरण शक्ति कमजोर हो जाता है, यानी कि मेमोरी पावर क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं, याददाश्त शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती है। पचमा जिसको हम लोग कहते हैं कि पचमा जो इसका कैरेक्टर्स है वो हम लोग कहेंगे भूख कम जाती है, भूख कम जाती है। ठीक है, चलिए सिम्टम्स हो गए। अब इसका जो है डायग्नोसिस होगा। डायग्नोसिस का मतलब हो गया जांच, निदान। तो सबसे पहला डायग्नोसिस का एक्सरे करके हम इसके ट्यूमर का पता लगाएंगे। दूसरा बायोप्सी करके हम इसके ट्यूमर का पता लगाएंगे। तीसरा एमआरआई करके हम ट्यूमर का पता लगाएंगे कहाँ पर है। सीटी स्कैन करके हम ट्यूमर का पता लगाएंगे, कंप्यूटराइज ट्यूमोग्राफी स्कैन उसको कहते हैं। उसके बाद यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा हम लोग उसके ट्यूमर का पता लगाएंगे, है ना। और उसके बाद क्या है, कोलोनोस्कोपी द्वारा हम क्या करेंगे, उसके ट्यूमर का पता लगाएंगे। ये सभी डायग्नोसिस है, इसके द्वारा आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम देखते हैं जिसका नाम होगा, डायग्नोसिस के बाद होगा इसके रोकथाम होंगे। क्या होंगे, रोकथाम, यानी कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा नंबर 1 कि धूम्रपान ना करें। दूसरा, तंबाकू का सेवन ना करें। तीसरा हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं तंबाकू का सेवन ना करें, धूम्रपान का सेवन ना करें। तीसरा हो जाएगा बचने के जो उपाय हैं कैंसर से, वो ये है कि अधिक एक्सरे से शरीर को एक्सपोज नहीं कराएं। चौथा हो जाएगा, नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं अगला कि अधिक औषधि का सेवन ना करें। बस ये सारे चीज को लिखिए तो कैंसर आज का जो है कि आपका खत्म हो गया। कैंसर के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं अवेलेबल है, केवल कैंसर का थेरेपी की जाती। थेरेपी हम जस्ट आपको बताते हैं, तो तब तक इतना आप इसको बढ़िया से कवर कर लीजिएगा। चलिए, तो कैंसर के जो चिकित्सा है वो कैसे की जाती है उसको देखना है। कैंसर के चिकित्सा, कैंसर के चिकित्सा को हम लोग कहते हैं थेरेपी ऑफ कैंसर। थेरेपी ऑफ कैंसर में हम देखेंगे कि कैंसर के कितने थेरेपी की जाती है, यानी कैंसर का जो उपचार है वो कैसे किया जाता है। तो कैंसर का उपचार का मतलब ट्यूमर को केवल हम क्या करते हैं, ग्रोथ होने से दूसरे ऑर्गन में ट्यूमर का जो इन्फेक्शन ना हो उसी को रोकने के लिए केवल हम कर सकते हैं इसका ट्रीटमेंट, यानी कि थेरेपी। कैंसर को खत्म करने के लिए नहीं, क्योंकि कैंसर का ट्यूमर खत्म आपका होगा ही नहीं, उसके एक्टिविटी को कम किया जाता है ट्रीटमेंट में। तो उसके लिए 4 थेरेपी दी गई है, विकसित की गई है मेडिकल साइंस में। उन चारों थेरेपी को देखेंगे तो कहते हैं कि 4 चिकित्सा है। कैंसर की चिकित्सा कितने हैं, 4 है। सबसे पहला है जिसको कहते हैं हम लोग रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या होते हैं कि रेडियो सक्रिय तत्व का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व का इस्तेमाल करके जो है कैंसर को खत्म किया, उसके ट्यूमर को खत्म किया जाता है। दूसरा है रासायनिक चिकित्सा। रासायनिक चिकित्सा में सुई यानी कि इंजेक्शन या टैबलेट को दे करके कैंसर के ट्यूमर को खत्म किया जाता है। तीसरा है जिसको कहते हैं प्रतिरक्षा चिकित्सा यानी कि इम्यूनोथेरेपी। तो प्रतिरक्षा चिकित्सा से हम क्या कर सकते हैं, तो प्रतिरक्षा चिकित्सा में इंटरफेरोन
फेरोन इंटरफेरोन प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। याद होगा बताया गया था कि ये साइटोकाइन बैरियर है, यानी कि इनेट इम्यूनिटी का ये साइटोकाइन बैरियर है। ये क्या करता है, विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो कैंसर ग्रसित कोशिका से निकलता है, और इसी का इस्तेमाल जो है मेडिकल साइंस में फिजियो यानी इम्यूनोथेरेपी में किया जाता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका उपचार किया जाता है। यानी कैंसर के ट्यूमर को शरीर में, कैंसर के ट्यूमर को शरीर से हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए इंटरफेरोन का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक प्रोटीन है, और ये आपके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को पुनः वापस ला देता है। चलिए चौथा है सर्जरी। सर्जरी की अगर बात करेंगे तो ट्यूमर, या लिखेंगे कैंसर ग्रसित अंगों को ऑपरेशन द्वारा हटाना। यानी कैंसर ग्रसित अंगों को शल्य क्रिया, यानी कि शल्य क्रिया द्वारा क्या करते हैं, उसको काट के हटाते हैं, उसको कहते हैं सर्जरी। तो ये 4 थेरेपी है जिससे कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। चलिए तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम मलेरिया जो है कि बताएंगे, और उसके बाद पादप प्रजनन में भाग लेने वाले विभिन्न चरणों का उल्लेख करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चंस चल रहा है, तो लॉन्ग क्वेश्चन का सेशन याद सब बढ़िया से रिपीट कर लीजिएगा। और आज से 6 बजे या 5:30 बजे लाइव रहेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, ओके, चलिए, धन्यवाद।